हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जहां पर मैं बात कर रहा हूं फार्मा मार्केटिंग के बारे में। इस सीरीज के अंदर मैं आपको वो नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको कभी भी किसी सिलेबस के अंदर नहीं मिलेगा, चाहे वो बी फार्मा हो, डी फार्मा हो या बीएससी डिग्री हो। बट ये नॉलेज आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा जब आप फार्मा मार्केटिंग के अंदर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर आज हम बात करेंगे डीपीसीओ के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। जी हां, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या है, बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस ये बताऊंगा कि इस ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है। और बेसिकली ये डीपीसीओ जो है वो केवल भारत के अंदर लागू होता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कानून की हिस्ट्री के बारे में पता कर लेते हैं, मतलब इसके इतिहास के बारे में पता कर लेते हैं कि ये जो कानून है वो कहां से आया। तो देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो देखिए स्टार्टिंग जो हुई इस कानून की वो हुई कन्फर्म बाय द सेक्शन 3 ऑफ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। मतलब ये जो कानून है वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत आता है। और इसमें अमेंडमेंट तो 7 अमेंडमेंट हुए हैं। अभी तक इसमें टोटल 7 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट का मतलब है कि इस कानून में 7 बार बदलाव हो चुका है। बट यहां पर जो मोटे मोटे फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो अभी इनिशियल वे में जो इसमें बदलाव हुआ है वो 1995 में हुआ, ठीक है। उसके बाद 2013 में हुआ, और अभी जो लेटेस्ट इस कानून के अंदर जो बदलाव किया गया है वो 2019 में किया गया है। बट इसमें टोटल जो बदलाव हो चुके हैं वो 7 बार हो चुके हैं। साइड में मैं आपको स्लाइड भी दिखा रहा हूं जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से सन में कब कब इस कानून के अंदर बदलाव किए गए, अगर आपको पता करना है। तो देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस कानून के पूरे इतिहास के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर ज्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं इस कानून के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि इसका इतिहास क्या है, कब कब चेंज किए गए और उन चेंजेस के अंदर कानून के अंदर क्या बदलाव लाए गए, वो भी मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट मोटे मोटे फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कानून है वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत आता है। और इसमें जो अभी इनिशियल वे में जो बदलाव हुए हैं वो 1995 में, 2013 में और 2019 में हुआ है, ठीक हो गई बात। बट टोटल बदलाव जो हुए हैं 1955 के बाद वो 7 हो चुके हैं, ठीक हो गई बात। अब यहां पर देखते हैं जो इंपॉर्टेंट काम है हमारे इस वीडियो का वो ये है कि इस कानून के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज की जो ड्रग्स हैं वो इस कानून के अंतर्गत आती हैं। उसमें है लाइफ सेविंग ड्रग्स, एपिडेमिक ड्रग्स और ओलिगोप्लास्टिक ड्रग्स। इन 3 कैटेगरीज की जो ड्रग्स होती हैं वो डीपीसीओ के अंतर्गत आती है। अब हम एक एक करके इन ड्रग्स के बारे में जानेंगे और ये भी बताऊंगा मैं कि इन ड्रग्स को इस कानून के अंतर्गत क्यों लाया गया है। तो जो हमारी पहली कैटेगरी है वो है लाइफ सेविंग ड्रग्स की या कॉमनली यूज ड्रग्स की, ठीक होगी बात। यहां मैंने लाइन भी लिख दी है कि ड्रग्स विच यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट लाइफ सेविंग कंडीशन। मतलब वो ड्रग्स जो कि जीवन को बचाने के लिए या किसी मनुष्य को बचाने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होती है उन्हें हम लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको पता करनी चाहिए कि इस कैटेगरी के अंदर, मतलब लाइफ सेविंग कैटेगरी के अंदर कौन सी ड्रग रखी गई है। तो एक्यूट ड्रग्स, एक्यूट ड्रग्स का मतलब होता है गंभीर बीमारियां जो कि गंभीर होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, या वो बीमारी जो कि बहुत तेजी से फैलती है, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो डिजीज जो कि बहुत कम समय में बहुत खतरनाक बन जाती हैं। मतलब अगर किसी मनुष्य को हो जाए तो बहुत जल्दी उसकी जान ले सकती हैं, उसके लिए जानलेवा हो सकती हैं। उन ड्रग्स को अक्यूट ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। तो गंभीर बीमारियां भी उस कैटेगरी के अंदर आएंगी और वो बीमारियां भी या वो ड्रग्स भी आएंगी जो कि उन डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, जो कि बहुत ही कम समय में बहुत इंसान की जान भी ले सकती हैं, जैसे कैंसर, जिसका मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो ये अक्यूट ड्रग्स की कैटेगरी में आती है और ये सभी ड्रग्स जो होती हैं वो लाइफ सेविंग कैटेगरी के अंदर आती हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रोनिक इलनेस ड्रग्स। अब इन क्रोनिक इलनेस ड्रग्स को इस कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया है। अब क्रोनिक इलनेस वर्ड का मतलब होता है वो बीमारियां जिनका इलाज काफी दिनों तक चलता है, मतलब लंबा इलाज चलता है। बट ये बीमारी गंभीर तो है बट इनका इलाज काफी लंबा चलता है। समझ गए मेरी बात को। तो उन ड्रग्स को इस कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया है, मतलब वो डीपीसीओ के अंतर्गत नहीं आती हैं। समझ गए मेरी बात को। मतलब इस
कैटेगरी के अंदर, मतलब डीपीसीओ कानून के अंदर वही ड्रग्स आती हैं जो कि किसी गंभीर बीमारी के इलाज में यूज होती हैं, और मतलब गंभीर बीमारी तो है बट वो बीमारी जो कि बहुत ही कम समय में इंसान की जान ले ले, तो उन गंभीर बीमारियों को ही डीपीसीओ कैटेगरी के अंदर रखा गया है। हाँ, वो गंभीर बीमारियां जो जिनका इलाज काफी लंबे समय तक चलता है, उन डिजीज को या उन ड्रग्स को डीपीसीओ के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन ड्रग्स के, जैसे कि ICCU, इंटेंसिव, यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, इंसुलिन, जिसकी ये कंपनियां हैं जैसे एली लिली, नोवो नॉर्डिस्क और बायोचेम। उसके बाद है USV फॉर ओरल एंटी डायबिटिक्स। तो ये वो ड्रग्स हैं जिनको लाइफ सेविंग कैटेगरी के अंदर रखा गया है और जो डीपीसीओ कानून के अंतर्गत आती हैं। ठीक हो गई बात। देखिए, मैंने ये समझाने का मेरा मकसद ही यही था कि आपके दिमाग में जब भी ये क्लियर होता है कि अरे सर लाइफ सेविंग ड्रग, तो लाइफ सेविंग के अंदर भी कौन कौन सी ड्रग्स रखी गई हैं, इसीलिए मैंने आपको बोर्ड के माध्यम से इस चीज को क्लियर किया है। अब चलते हैं हम अगली कैटेगरी की तरफ। अब हमारी जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर आती है एपिडेमिक ड्रग्स। देखिए, एपिडेमिक ड्रग्स क्या होती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो एपिडेमिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनका यूज होता है महामारी को ट्रीटमेंट करने के लिए, मतलब उन डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो कि बहुत तेजी से फैलती हैं। हो सकता है कि हवा से हवा में फैल जाए जैसे कोरोना था, या किसी का ब्लड चढ़ाने से फैल जाए जैसे कि एड्स, या ट्यूबरकुलोसिस हो गया जो कि खांसने से फैल जाता है। तो ऐसी डिजीज जो कि काफी तेजी से फैलती है, महामारी फैला सकती हैं, उनसे जुड़ी हुई ड्रग्स को बोला जाता है एपिडेमिक ड्रग्स। और एग्जाम्पल है इसमें ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स और एड्स से रिलेटेड ड्रग्स जो कि एड्स के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। इन सभी ड्रग्स को भी डीपीसीओ के अंतर्गत रखा गया है। अब हमारी जो थर्ड कैटेगरी की ड्रग है, इसको आपको थोड़ा समझना होगा। इसके अंदर आती हैं ओलिगोप्लास्टिक ड्रग्स। ओलिगोप्लास्टिक ड्रग्स का मतलब होता है वो ड्रग्स जिनको बनाने वाले काफी कम लोग हैं, मतलब काफी कम कंपनियां उस ड्रग्स को बनाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैंसर से जुड़ी हुई ड्रग्स होती हैं, वो काफी कम कंपनियां हैं जो कि कैंसर से जुड़ी हुई ड्रग्स बनाती हैं, या न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं, या अस्थमेटिक कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं। भारत के अंदर काफी कम कंपनियां हैं, मतलब एक या दो, मतलब आप उनको हाथों में गिन लेंगे, इतनी कम कंपनियां हैं जो केवल इन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स को बनाते। तो होता यह है कि जब इन कंपनियों को पता चल जाता है कि हम ही केवल इस ड्रग के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग बना रहे हैं और मार्केट में कोई हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये लोग ड्रग के प्राइस जो हैं वो अनाप शनाप बढ़ा देते हैं। उससे होता क्या है कि जो गरीब आदमी होता है वो उन ड्रग्स को परचेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए। इसीलिए भारत सरकार ने इन ड्रग्स को भी डीपीसीओ कैटेगरी के अंदर रखा गया है। भले ही आप इस ड्रग को बनाएं, बट सरकार के हिसाब से ही आपको ड्रग का प्राइस निश्चित करना होगा। समझ गए मेरी बात को। तो मैंने जैसे बताया कि कैंसर से जुड़ी हुई ड्रग्स हो गई, तो ऐसी काफ़ी ऐसी डिजीज हैं और कई ऐसी ड्रग्स भी हैं, मतलब कुछ ऐसी डिजीज भी होती हैं जैसे जेनेटिक्स रिलेटेड ड्रग्स डिजीज होती हैं जो कि 10 लाख में एक आदमी को होती हैं, या 1000 में से केवल एक आदमी को होती हैं। तो ऐसी डिजीज में भी ये होता है कि काफ़ी कम कंपनियां हैं जो कि इन डिजीज से रिलेटेड ड्रग्स बनाती हैं, क्योंकि इनके जो बायर्स होते हैं, क्योंकि इनके पेशेंट काफ़ी कम होते हैं, तो काफ़ी कम पेशेंट इन ड्रग्स को खरीदते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अब पता चला कि केवल मेरी कंपनी जो है वो इस डिजीज के लिए ड्रग बना रही है जो कि जेनेटिक डिजीज है, तो मैं उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा। तो होगा ये कि जो गरीब आदमी होगा जिसको गलती से वो डिजीज हो जाएगी, तो फिर वो तो बेचारा खरीद ही नहीं पाएगा और उस वजह से वो सफ़र करता रहेगा। इसीलिए इन सभी चीज़ों को, मतलब अगर कोई कंपनी ही केवल उस ड्रग को बना रही है और दूसरा कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उस केस में वो जो ड्रग होगी वो डीपीसीओ कैटेगरी के अंदर चली जाएगी। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है जैसे रेनिटिडीन। रेनिटिडीन भारत के अंदर जो उसका मार्केट है वो है 180 करोड़। इसका मतलब ये है कि जो रेनिटिडीन है वो भारत के अंदर एक साल में जो बिजनेस करके देती है वो होती है 180 करोड़, जिसमें केवल 3 कंपनियां ही भारत के अंदर इस ड्रग को सेल कर रही हैं। उसमें है जेंटेक जो कि कंपनी है ग्लेक्सो, जेंटेक जो है उसके ब्रांड का नाम है और कंपनी है ग्लेक्सो। उसके बाद है रेंटेक जो कि बना रही है जेबी केमिकल, और फिर है एसिलोक जो कि बना रही है कैडिला फार्मा। मतलब ये टोटल 3 कंपनियां ही 160 करोड़ का बिजनेस कर लेती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रेनिटिडीन के मार्केट में केवल इन 3 कंपनियों का ही एक कह सकते हैं कि एकाधिकार है। ठीक है, मतलब यही लोग रेनिटिडीन को भारत के अंदर सेल कर रहे हैं। तो ये चाहे तो ये तीनों मिलके भी इस ड्रग के प्राइस को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने रेनिटिडीन को भी डीपीसीओ कैटेगरी के अंदर रख दिया है, जिससे कि ये तीनों लोग चाह के भी इस ड्रग के प्राइस को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको और भी ड्रग के एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कैंसर हो गया, न्यूरोलॉजिकल हो गए, अस्थमेटिक हो गए।
यह जेनेटिकली डिसीज होती हैं जो कि काफ़ी कम लोगों को होती हैं। ये इनसे जुड़ी हुई सारी दवाइयाँ जो होती हैं वो DPCO कैटेगरी के अंदर आती हैं। और मेरे हिसाब से भारत सरकार का यह बहुत अच्छा कदम है कि इस टाइप से भी उन्होंने कंपनीज को बाउंड कर रखा है। अगर वो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बेचारा गरीब आदमी तो मर ही जाएगा, क्योंकि उसको ये ड्रग्स कभी भी मिल नहीं पाएंगी, क्योंकि इनके प्राइस बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बढ़ा दिए जाते हैं, जबकि उनका एक्चुअल प्राइस काफ़ी कम होता है। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।